पिछले अध्याय में हमने ये देखा था कि 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति के कौन से साम्राज्यवादी कारण थे। तो साम्राज्यवादी नीतियाँ कौन कौन सी उत्तरदायी थी, इसका अध्ययन हम इसमें देखेंगे। तो मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई दो नीतियां इसके लिए उत्तरदायी थी, और ये दो नीतियों ने जितना साम्राज्यवाद किया उतना बाकी सब प्रयासों ने भी नहीं किया था। दो नीतियों में पहली नीति थी सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाई गई थी। द्वितीय नीति गोद निषेध नीति, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। तो ये दो मुख्य नीतियां थी जिन्होंने भारतीय जनमानस शासक वर्ग के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के प्रति एक असंतोष की भावना भर दी थी। एक असंतोष रूपी गुब्बार भर चुका था इन नीतियों के कारण। अतः जो वर्ग इन नीतियों के खिलाफ था, जिन वर्गों में इन नीतियों के खिलाफ असंतोष था, वे 1857 की क्रांति में सहर्ष शामिल हो गए। उनका लक्ष्य एक ही था, ब्रिटिश सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकना। इसलिए काफ़ी इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि जो डलहौजी की गोद निषेध नीति है, उसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। हालांकि ऐसा कहना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इतिहास की कोई भी क्रांति एक कारण के कारण शुरू नहीं होती। उसके पीछे वर्षों का इतिहास और उस इतिहास में छिपे हुए अनेक कारण निहित होते हैं। तो हम सहायक संधि और गोद निषेध नीति को पृथक टॉपिक में भी डिटेल में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे केवल आपको इन्फॉर्मेटिव के रूप में कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। डिटेल के अंतर्गत हम अन्य टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश सरकार की जो पहली नीति थी सहायक संधि। सहायक संधि सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई थी। सहायक संधि के तहत कौन सी रियासतों का विलय हुआ, ये प्रश्न काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तो सहायक संधि के तहत सबसे पहले जो राज्य अधिग्रहण किया गया वो था हैदराबाद। हैदराबाद के बाद तंजौर, पेशवा, होलकर, सिंधिया और काफ़ी राजपूताना की रियासतें इस संधि के तहत ब्रिटिश अधिकार में एक तरीके से आ जाती हैं। सहायक संधि क्या थी, इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी क्षेत्रीय राज्य को ये आश्वासन दिया जाता था कि यदि आप हमारी अधीनता स्वीकार करते हैं या हमारी कुछ शर्तों को स्वीकार करते हैं, तो बदले में आपके राज्य की हम सुरक्षा करेंगे। तो दोनों ही पक्षों को कुछ कुछ बिंदुओं पर सहमति देनी होती थी। जैसे संबंधित रियासत किसी अन्य राज्य के साथ विदेशी संबंध नहीं बना सकते थे, सैनिक संबंध नहीं बना सकते थे। यदि किसी अन्य राज्य से युद्ध होता, संधि होती, तो उसकी मध्यस्थता ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश रेजिडेंट करता। इसी प्रकार राजा को अंग्रेज़ों की तरफ से ये सुरक्षा मिलती थी कि यदि किसी अन्य राज्य का या विदेशी शक्ति का उस राज्य पर आक्रमण होता है, तो उस आक्रमण के समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा आपको सैनिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और राजा की सहायता के लिए एक सेना संबंधित राज्य के अंदर रखनी होगी। चूंकि यह सेना संबंधित राज्य की रक्षा के लिए रखी जा रही है, इसलिए इस सेना का व्यय संबंधित राज्य को वहन करना होता था। तो इस प्रकार उस सेना का जो नेतृत्व करना होता था, उसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति भी उस दरबार में होती थी, जिसको रेजिडेंट कहा गया। ब्रिटिश रेजिडेंट कालांतर में उनको कहा जाता था। इस प्रकार सहायक संधि के तहत राजा अपनी विदेश नीति भी छोड़ता था। राजा की रक्षा के लिए एक सेना वहाँ रखनी होती थी, जिसका खर्चा खुद राजा को देना होता था।
तो इस संधि के तहत सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि विदेश नीति से संबंधित अधिकार रियासतों से अंग्रेज़ों ने छीन लिए, भारतीय राज्यों से छीन लिए। परिणाम क्या हुआ कि भारतीय राज्य दूसरे राज्य के साथ संधि नहीं कर सकते थे, समझौता नहीं कर सकते थे। परिणाम स्वरूप सभी रियासतें एक से दूसरे से पूर्ण रूप से अलग हो गई। इसलिए अंग्रेज़ों के प्रति इन राज्यों की संगठित होकर विरोध करने की संभावनाएं लगातार कम होती गई। इस प्रकार राज्यों की स्वतंत्रता का अंत हो गया, उनकी संप्रभुता का अंत हो गया। इस प्रकार कहा जाता है कि इन राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता बेचकर, जो असली थी उसको बेचकर सुरक्षा प्राप्त की, जो सुरक्षा नकली थी। ऐसा एक बार आईएएस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, क्या वास्तव में सहायक संधि में स्वतंत्रता बेचकर सुरक्षा खरीदी गई, जिसमें स्वतंत्रता असली थी तथा सुरक्षा नकली थी। इसी प्रकार हम देखते हैं डलहौजी की गोद निषेध नीति। इस नीति के तहत रियासतों को 3 भागों में बांट दिया। एक वो रियासत जो अंग्रेज़ों के आने से पहले भी स्वतंत्र थी और अभी भी स्वतंत्र थी। दूसरी रियासतें वो थी जो अंग्रेज़ों के आने से पहले तो स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गए थे। तीसरे प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण में उन प्रकार के राज्यों को रखा गया जिनका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने अपने विभिन्न आदेश, जिनको सनद कहा जाता था, तो विभिन्न सनदों के तहत किया गया था। तो ये कहा गया, इसके पीछे तर्क दिया गया कि रियासतों या राज्यों के निर्माण का हक यदि ब्रिटिश सरकार को है तो राज्यों के नष्ट करने का अधिकार भी ब्रिटिश सत्ता को है। ऐसा तर्क दिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो तीसरी प्रकार की जो रियासतों का वर्गीकरण था, राज्यों का जो वर्गीकरण था, उसके तहत कुछ रियासतें आती थी। तो उनके लिए नियम बना दिया गया कि यदि उनका वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो संबंधित राज्य का विलय ब्रिटिश भारत में हो जाएगा। हमें याद है उस समय 2 तरह के क्षेत्र थे भारत में, एक जहां पर अंग्रेजी प्रभाव था, एक जहां पर राजाओं का अधिकार था। तो जिस क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार था उस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहा जाता था। जिन क्षेत्रों पर राजाओं का अधिकार था वो देसी राज्यों का क्षेत्र कहलाता था। तो उस समय 2 प्रकार का भारत था, ब्रिटिश भारत और देसी राज्यों का भारत। तो तीसरे वर्गीकरण में जिन राज्यों को रखा गया उनके लिए नियम बना दिया कि यदि उनका वैध उत्तराधिकारी नहीं है, उनके प्राकृतिक पुत्र नहीं है, तो वे दत्तक पुत्र नहीं ले सकते, और यदि दत्तक पुत्र स्वीकार करते हैं तो उनका राज्य छीनकर ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो जाएगा। इस प्रयास में काफ़ी रियासतें स्वतः ही ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनने जा रही थी। इसलिए जिन जिन लोगों का, जिन जिन शासकों का राज्य हड़पा गया वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए, और इस असंतोष को उन्होंने क्रांति में शामिल होकर प्रकट भी किया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गोद निषेध नीति किसके द्वारा अपनाई गई। गोद निषेध नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई। फिर ये पूछा जाता है कि गोद निषेध नीति के तहत कौन से राज्यों का हड़प किया गया। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनका विलय किया गया। राजस्थान की भी करौली रियासत का इसी के तहत विलय किया गया, लेकिन ब्रिटेन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस विलय को अवैध ठहराया, इसलिए कालांतर में करौली राज्य को पुनः लौटाना पड़ा। तो एकमात्र राज्य ऐसा था करौली जिसको वापस लौटाना पड़ा। ये भी आरएस मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी राज्य थी, ऐसा कौन सा राज्य था जिसको ब्रिटिश सरकार को पुनः लौटाना पड़ा, जिसका विलय गोद निषेध नीति के तहत हुआ था। तो करौली राज्य ऐसा था, क्योंकि करौली एक संरक्षित रियासत थी, न कि उनकी संदों के द्वारा बनाई हुई रियासत।
इसी प्रकार कुछ राज्यों के शासक भी इनके खिलाफ थे, जैसे अवध का विलय 1856 के अंतर्गत सलीवैन की जो और आउट्रम की रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है। तो कुशासन का आरोप लगाया, इसलिए अवध के लोग भी इनके खिलाफ हो गए और 1857 की विद्रोह के सबसे बड़े केंद्र के रूप में अवध उभरता है। इसी प्रकार तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां बंद कर दी। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय और नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। मुग़ल बादशाह को पद से हटाने के प्रयास किए गए। उनको लाल किले से कुतुब मीनार भेज दिया गया। सिक्कों से बहादुर शाह के नाम हटाने की घोषणाएं हुई। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने गोद हड़प नीति के तहत न केवल रियासतों को हड़पा, बल्कि मानवता को, नैतिकता को, इंसानियत को, प्राकृतिक न्याय को, नेचुरल जस्टिस, सभी को एक तरीके से उन्होंने विलय कर दिया। इस प्रकार जो वर्ग था इन नीतियों से प्रभावित हो रहा था, स्वाभाविक रूप से वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होता गया। इसलिए ये माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, मुख्य रूप से दो नीतियां, सहायक संधि और गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति को हड़प नीति भी कहा जाता है, व्यपगत नीति भी कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो इस टॉपिक में हमने देखी ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति। दो चीज़ इसमें हमें याद रखनी है कि दो नीतियां थी, सहायक संधि और व्यपगत नीति। सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने और गोद निषेध नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया। सहायक संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद रियासत को हड़पा गया, जबकि गोद निषेध नीति के तहत सबसे पहले सतारा को हड़पा गया। ये हमने देखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।